तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पिछली बार हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। तो अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है हमारे पास तो उसके कारण जो पोटेंशियल बनता था किसी भी डिस्टेंस r पर, ठीक है, तो क्या होता था हमारे पास उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन में R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख सकते हैं, तो KQ अपॉन में R। ये सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो है हमारा क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता था, ठीक है। यहाँ पे K जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, क्या है, कूलम कांस्टेंट, किसके लिए, वैक्यूम या एयर के लिए। अभी इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। अब हमारे पास सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि बहुत सारे चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं, n। तो सपोज़ कीजिए हमने जो है एक चार्ज ये ले लिया Q1, एक चार्ज ये ले लिया Q2, इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं, n चार्ज ले लिया हमने। कितने चार्ज ले लिए, n चार्ज, यानी 4n चार्जेस सिस्टम। हमारे पास जो सिस्टम है उसमें कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। और किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने x पॉइंट का है, क्या कहा है, इस पॉइंट पे मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल, ठीक है, इन सभी चार्जेस के कारण। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इस जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं उस पॉइंट की दूरी इन सभी चार्जेस से सेपरेटली कितनी है। तो मान लीजिए यहाँ ये दूरी जो है आपकी वो R1 है, कितनी है, R1 है, ठीक है। ये दूरी आपकी जो है वो R2 है। इस तरह से ये दूरी आपने मान ली Rn, कितनी मान ली, Rn। तो जो टोटल पोटेंशियल हो गया उस पॉइंट पे Vx पे, ठीक है, वो हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस में Vn। यानी कि पोटेंशियल होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे V1 है, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे V2 है। इस तरह से जो लास्ट चार्ज है, nth चार्ज, उसके कारण इस पोटेंशियल कितना है, Vn है। तो टोटल पोटेंशियल जुड़ जाएगा हमारे पास, सारे पोटेंशियल जुड़ जाएंगे और टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, KQ1 अपॉन में R1, है ना। V2 की वैल्यू क्या हो गई, KQ2 अपॉन में R2, और इसी तरह से Vn की वैल्यू हो गई KQN अपॉन में Rn। यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, K, तो K बाहर निकाल लिया तो आप हमारे पास आया Q1 अपॉन में R1, Q2 अपॉन में R2, Qn अपॉन में Rn, ठीक है। इसको मैं इस तरह से दे सकता हूँ समेशन के फॉर्म में, K समेशन QI अपॉन में RI, जहाँ पे I की वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही है, 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले में से आपको जो भी बेटर लग रहा है वो आप लिख सकते हैं। ये वाला लिख लीजिए, चाहे ये वाला लिख लीजिए, और अगर ये दोनों भी टफ लग रहे हैं तो सबसे सिंपल ये स्टेटमेंट, तो फटाफट आप उतार लीजिए। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, जिसमें सिंपली हमको करना क्या होता है कि जितने पोटेंशियल निकल रहे हैं उन सभी को क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। तो आप फटाफट उतार लीजिए इसको। तो न्यूमेरिकल है जो मैंने अभी पीछे कंसेप्ट बताया आपको, जो टॉपिक पढ़ाया था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे। कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A फॉर गिवन डायग्राम। एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा कि ये एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। तो पॉइंट A पर, यानी इस पॉइंट पर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है। और 3 पॉइंट पे आपको चार्ज दे रखे हैं, B पर दे रखा है, C पर दे रखा है एंड D पर दे रखा है। B पर जो चार्ज है वो -20 माइक्रोकूलम है, C पर जो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम है, D पर जो चार्ज है वो -100 माइक्रोकूलम है। तो आइए आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जो चार्जेस हमको दे रखे हैं उसको हम SI में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो QB बराबर -20 माइक्रोकूलम, तो ये आपका बन जाएगा -20 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम, ठीक है। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ -2 इंटू 10 पे पावर -5 कूलम, ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो QC है वो हो जाएगा हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम, और इसको हम ले सकते हैं 10 पे पावर -5 कूलम, ठीक है।
ये तरह से आपका क्यू डी यानी चार्ज एट डी ये दे रखा है आपको 100 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा -100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और इसे करोगे तो आप ले सकते हो इसको -10 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। देखिए यहाँ पे मैं जो पावर है उसको सेम रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है। बाकी आप अगर अपने तरीके से करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो सबसे पहले पोटेंशियल स्टेप बाय स्टेप करूँगा। हम सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज क्यूबी चार्ज के कारण हम ए पर निकाल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो पहला हम सब कुछ भूल जाएंगे, ए पॉइंट पर यहाँ इसके कारण जो हो रहा है पोटेंशियल बन रहा है उसको निकालते हैं हम, ठीक है। तो कितना दे रखा है आपको क्यूबी आपको दे रखा है यहाँ पे -2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। इसको हम r बराबर 1 मीटर मान लेते हैं। इसको मैं आर ए बी कह देता हूँ या R1 कह देता हूँ, क्या कहता हूँ R1, ठीक है। तो हमारे पास V1 निकल गया। V1 बराबर हो गया कि के क्यूबी अपॉन में R1, ठीक है। के क्यूबी अपॉन में R1। के की वैल्यू अभी के को हम कांस्टेंट ही रखते हैं। क्यू की वैल्यू इसको ऐसा करते हैं, अभी हम चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻⁻। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है इक्वल चार्जेस अपोजिट नेचर। कैसा? यानी अगर एक की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है तो दूसरे की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम भी होगी, लेकिन एक प्लस का होगा और दूसरा क्या होगा माइनस का होगा। सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो 3 केस हैं। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो एक्सियल लाइन क्या होती है? जो लाइन सेंटर लाइन होती है इस तरह से, जो दोनों चार्जेस से पास हो रही है हॉरिजॉन्टली, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? या एक्सिस कहते हैं सिंपली। इसी एक्सियल लाइन पे मुझे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? तो चलिए हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो कि प्लस चार्ज की तरफ है। किसकी तरफ है? चलिए इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे इस पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालना है मुझे। टोटल पोटेंशियल क्या होगा? तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मैं इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा, फिर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा और दोनों क्या करूँगा? जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सेंटर है इसका, किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा? a है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो गई आपकी? a ही हो गई, क्योंकि टोटल दूरी क्या है आपकी? 2a है, ठीक है। इस चार्ज को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इस चार्ज को मैं क्या मान लेता हूँ? सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले V1 निकालते हैं हम यहाँ पे। क्या निकालते हैं? V1 किसके कारण? प्लस Q के कारण। तो V1 बराबर हो गया हमारे पास KQ अपॉन में डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखना है हमें डिस्टेंस कितना है हमारे पास। तो Q और P के बीच में कितना डिस्टेंस है? नहीं, हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से R। डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। तो प्लस Q से उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R माइनस A। कितना हो जाएगा? दिस इज़ R, दिस इज़ A, देन दिस विल बी R माइनस A। तो इसका मतलब डिस्टेंस हो गया आपका R माइनस A। क्लियर है? अब हम निकालेंगे V2। जो V2 है पॉइंट P पर, यानी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल। तो हमें दूरी पता होनी चाहिए यहाँ तक की। कितनी हो जाएगी? R प्लस A। R में A जोड़ देंगे, R प्लस A। तो हमारे पास आ जाएगा K माइनस Q, ठीक है, अपॉन में R प्लस A। अब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल हो जाएगा आपका V1 प्लस में V2, यानी KQ अपॉन में R प्लस A प्लस में R माइनस A प्लस में माइनस KQ अपॉन में
आर प्लस ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। के क्यू कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 में आर माइनस ए माइनस में 1 में आर प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इधर आ जाएगा आपका के क्यू आर प्लस ए माइनस में आर माइनस ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कट जाएगा, आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या कटना चाहिए, आर से आर कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा किसका है, माइनस, नहीं कटेगा, ये प्लस का है और ये भी प्लस हो जाएगा बाद में जाके, माइनस माइनस प्लस। तो आपका आएगा के क्यू इंटू में 2a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू इंटू 2a क्या कहलाता था, डाइपोल मूवमेंट, क्या कहलाता था, ठीक है, पता है ना आपको डाइपोल मूवमेंट, P बराबर Q इंटू 2a, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा के पी, और अगर मेरा डाइपोल शॉर्ट है, क्या है शॉर्ट मतलब डाइपोल की लेंथ बहुत कम है, तो ए स्क्वायर और कम हो जाएगा। भाई कोई भी छोटी वैल्यू को अगर हम स्क्वायर करते हैं, जो 1 से कम हो उसका भी हम स्क्वायर करते हैं, तो वो और छोटा हो जाता है, क्या होता है, तो वो और छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर को अगर मैं नेगलेक्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, सॉरी ए स्क्वायर को अगर मैं नेगलेक्ट कर दूँ तो आर स्क्वायर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरा डाइपोल बहुत शॉर्ट है तो मैं ए स्क्वायर को हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। तो देखा मेरे पास आ गया टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला, के पी अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ के जो है वो है कूलम्स कांस्टेंट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट आप। सेकेंड पॉइंट स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर पास होती है। कैसे पास होती है, परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, और इसी के किसी पॉइंट P पर हम जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करेंगे क्या होता है। तो हमें डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है, सेंटर से मेज़र करना है। ये दूरी कितनी है मेरे पास, a है, इस तरह से ये दूरी भी कितनी हो गई मेरे पास, a हो गई, ठीक है। P का डिस्टेंस सेंटर से हम मान लेते हैं r, कितना मान लेते हैं r, क्योंकि हमें डिस्टेंस सेंटर से मेज़र करना है। चलिए अब पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इसको हमने पिछली बार 2 माना था, तो इस बार भी हम 2 ही मानेंगे, और इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट। तो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरे पास r है, ठीक है, डिस्टेंस मेरे पास r है। तो चलिए दोबारा बता देता हूँ, दिस इज़ द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे मुझे पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल पता करना है। तो हम सिंगल बार पता करेंगे। पहले हम माइनस Q या माइनस प्लस Q के चार्ज के कारण पता करेंगे, दोनों कारण पता कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्लस Q के कारण पोटेंशियल निकालते हैं P पर। तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला। तो डिस्टेंस कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए। यहाँ पे ये लंबाई r है, ये लंबाई a है, तो ये लंबाई हो गई मेरे पास r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो मेरे पास V1 पोटेंशियल हो गया के क्यू अपॉन में अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आया प्लस Q के चार्ज के कारण। इस तरह से माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम V2 कह रहे हैं। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस तरह से ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा K माइनस Q अपॉन में अंडर रूट में r स्क्वायर a स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल P पर V1 प्लस V2। आप देखेंगे दोनों सेम वैल्यू के हैं, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा, दोनों कट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालेंगे टोटल, वो हमेशा 0 होगा। आप इस पॉइंट पर निकालिए तब भी 0 होगा, आप इस पॉइंट पर निकालिए तब भी 0 होगा, आप इस पॉइंट पे निकालिए तब भी 0 होगा, और आप सेंटर पे निकालिए तब भी 0 ही होगा, क्योंकि जो डाइपोल का सेंटर है वो भी कहाँ आ रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, पिछली बार एक्सियल लाइन पे हमने निकाला था
तो मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो Kp/r² होता है। प्लस चार्ज की तरफ लगोगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, और अगर यही पॉइंट आपका P पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा एक्सियल लाइन पे, तो आपकी जो V की वैल्यू आएगी वो आप नेगेटिव रखोगे। क्या रखोगे? नेगेटिव। फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फटाफट से उतार लीजिए। तो देखिए अब हम थर्ड और लास्ट केस पढ़ रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एक पॉइंट P पर, जो कि रैंडम पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल में जो मैंने दिखाया हुआ है वो ना ही एक्सियल लाइन पे ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है, बल्कि वो पॉइंट P जो है वो थीटा एंगल से जुड़ा हुआ है। किससे? थीटा। इसका मतलब है कि -q से +q हमारे पास जा रहा है डाइपोल मोमेंट। क्या जा रहा है? और इधर ये जा रहा है आपका पोजीशन वेक्टर। क्या जा रहा है? तो इनके बीच में कितना एंगल है? ये थीटा। दिखाई दे रहा है? P इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ P जा रहा है, ये R जा रहा है, तो इनके बीच में कितना एंगल है? थीटा। और जब एक्सियल लाइन होती है तो ये एंगल कितना हो जाता है? 0 डिग्री, ठीक है, या 180। और जब इक्वेटोरियल लाइन होती है बिल्कुल, तब ये एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो अलग अलग केस हैं। अभी हमने एक थीटा एंगल लिया हुआ है, ठीक है। सो P पॉइंट है जो कि थीटा एंगल पे है विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। इसमें यहाँ पे +q चार्ज को हमने फर्स्ट माना है, -q चार्ज को हमने सेकंड माना है। -q चार्ज की दूरी, P पॉइंट की दूरी -q चार्ज से जो है R2 है, P पॉइंट की दूरी जो है +q चार्ज से वो है R1 है, और सेंटर से P की दूरी जो है वो क्या है? R है, ठीक है। तो चलिए V1 निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं? V1। तो V1 किसके कारण निकालेंगे हम? +q के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? KQ/R1। V2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा? K - Q/R2, ठीक है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं -KQ/R2। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? टोटल पोटेंशियल हो गया V1 प्लस में V2, यानी KQ/R1 माइनस में KQ/R2। क्या कॉमन ले लूँ? KQ कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 1/R1 माइनस 1/R2। KQ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R2 माइनस R1/R1 R2, ठीक है। KQ बराबर R2 माइनस R1 R1 R2 या R2 R1, ठीक है। अब यहाँ पे जो R2 माइनस R1 है उसको मुझे रिप्लेस करना है, और R1 R2 को भी क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस करूँगा? देखिए, इस पॉइंट से मैं इस लास्ट वाले लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। कर दिया? ये पूरी दूरी कितनी थी? R2। ये दूरी कितनी थी? R1। और अगर पॉइंट P बहुत दूर है तो ये बहुत छोटा मालूम पड़ेगा दूरी इसकी। तो ये वाला डिस्टेंस है वो निकल के आएगा आपका R2 माइनस R1, यानी R2 में से ये क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया, करीब करीब। दोबारा समझ लीजिए, ये दूरी -q और P के बीच की दूरी R2 है, +q और P के बीच की दूरी R1 है। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, यानी ये जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली R2 माइनस R1। कितना आएगा? R2 माइनस R1, ठीक है। दूसरी बात है, ये एंगल थोड़ा सा कम होगा इससे, होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं इस एंगल को भी थोड़ा सा करीब करीब क्या ले लेता हूँ? बराबर लेता हूँ। किसके? थीटा के। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। पहले R2 R1 को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कॉस थीटा बराबर किसके बराबर? कॉस थीटा। यहाँ से देखिए ट्रायंगल कॉस थीटा बराबर होता है बेस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस। ये बेस है आपका, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? R2 माइनस R1। और हाइपो कितना है? 2a। कितनी लंबाई टोटल? 2a। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया R2 माइनस R1 बराबर कितना है? नियरली 2a cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ KQ इंटू 2a cos थीटा। दूसरी बात है कि अगर ये पॉइंट बहुत दूर हो, क्या हो, तो ये डाइपोल बहुत छोटा मालूम पड़ेगा, और उस केस में R1 और R2 करीब करीब क्या रहेंगे? सेम हो सकते हैं। वैसे तो R2 हमेशा बड़ा ही रहेगा, लेकिन करीब करीब सेम मान सकते हैं हम इनको।
तो मैं R1 R2 को किसके बराबर मान लूँ, R के, यानी तीनों डिस्टेंस बराबर। दोबारा समझता हूँ, जब पॉइंट बहुत दूर होगा तब इन तीनों डिस्टेंसेस में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में मैं तीनों क्या मान लूँ, बराबर मान लूँ, ठीक है। तो इसका मतलब R2 बराबर R, R बराबर R1, तो R1 R2 को मैं R के बराबर मान लेता हूँ। तो नीचे हो गया आपका R², ठीक है। अब देखिए Q × 2A किसके बराबर था, P के। तो यहाँ पे आपका आ गया फॉर्मूला KP अपॉन में R²। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हमने पिछली क्लास में जो पिछले उसमें पढ़ा था कि हमने किसी भी रैंडम पॉइंट P पर जो कि थीटा एंगल पर था, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता किया था, ठीक है। P पॉइंट की दूरी क्या थी, R थी सेंटर से। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ रहा था वो था KP R² cos थीटा। तो अब केस रख के देखते हैं, क्या रखते हैं, केस। अगर मेरा पॉइंट P जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे है, किस लाइन पे है, यानी पॉइंट P ऐसे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और कॉस थीटा यानी कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो पोटेंशियल कितना हो गया आपका टोटल, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमने निकालना सीखा था। दूसरा, अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन पे है, अगर मान लो इस पॉइंट इधर है, इस जगह पे है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर एक्सियल लाइन पे है पॉइंट P एंड नियर प्लस चार्ज है, प्लस Q की तरफ है, किधर है, प्लस Q की तरफ, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। और कॉस थीटा यानी कॉस 0 कितना होगा, 1। तो रख दीजिए ज़रा कॉस थीटा यानी 1 रख दीजिए। तो क्या आ गया आपका, KP अपॉन में R², यही सीखा था। और अगर पॉइंट P मेरा नेगेटिव निशान की तरफ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ है, यहाँ पे है, किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो पूरा खुल जाएगा ये मुँह इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। देखो P तो ये रहा और R इधर आ जाएगा आपका ऐसे, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू हो गई 180 और cos 180 यानी कितना होता है, -1, कितना होता है, cos 180। तो आपके पास B बराबर कितना आया, -KP अपॉन में R² आया, ठीक है। तो आपने देख लिया, ये मैंने आपको पॉइंट बताया भी था कि एक्सियल लाइन पे अगर प्लस की तरफ निकालना है तो प्लस आता है पोटेंशियल, और माइनस की तरफ निकालना है तो माइनस आता है। अब साथ के साथ लगे हाथ में एक और पॉइंट बता देता हूँ और चैप्टर को, अच्छा आपको उतारना भी है, सॉरी उतारिए। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता था वो था V बराबर KQ अपॉन में R। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में बनाया हुआ मैंने, ये सोर्स चार्ज है, यहाँ इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो मेरे पास KQ अपॉन R फार्मूला आ रहा था। वहीं पर जब डाइपोल होता है हमारे पास क्या होता है, उस केस में जो पोटेंशियल आता था हमारे पास वो आता था KP अपॉन में R² इंटू में कॉस थीटा। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, जबकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R² के। पहला डिफरेंस तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल होता है वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई, Q तो फिक्स है, तो आपका डिस्टेंस जितना दूर होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा। और अगर डिस्टेंस सेम है आपका, क्या है सेम, यहाँ पे भी आ रहा है, इधर इस पॉइंट को लिया यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। क्या निकलेगा, सेम। देखिए अगर आपका डिस्टेंस सेम है हर एक पॉइंट पे तो आपका पोटेंशियल भी क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे भी सेम निकल रहा है, इधर भी सेम ही निकल रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे डिस्टेंस सेम है वहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके केस में थोड़ा अलग होता है। इसके केस में क्या होता है कि आपने देखा कि जो पोटेंशियल है वो आपका डायरेक्शन पे भी तो डिपेंड, सॉरी वो आपका डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी दूर पॉइंट है, साथ के साथ यानी R पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ के साथ एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है,
एंगल पढ़ा ना। जब एंगल 90 होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। जब एंगल 0 या 180 होगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा अपने लेवल पे। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल केस में पोटेंशियल 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, जबकि इस केस में किस पर डिपेंड कर रहा है, सिंगल पे डिपेंड कर रहा है, वो भी डिस्टेंस पे। तीसरा ये होता है कि इस केस में, सिंगल पॉइंट चार्ज केस में, जो पोटेंशियल होता है वो बराबर रहता है स्फेरिकली। मतलब एक स्फीयर ले लिया मैंने, मान लिया, तो स्फीयर का डिस्टेंस सेंटर से हमेशा क्या रहेगा, हर एक पॉइंट का सेम रहेगा, तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल जो होता है इस केस में स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब होता है कि स्फीयर के अराउंड में सेम रहता है। जबकि इस केस में क्या होता है, इसमें सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है पोटेंशियल। कैसा सिमेट्रिक होता है, सिलेंड्रिकली। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी को बताता हूँ। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ये डाइपोल लिया, ठीक है, आप इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं जिसका एंगल कितना है, थीटा, इस पॉइंट पे। अब पी पॉइंट को मैं ऐसे से घुमाता हूँ अगर, तो चेंज होगा पोटेंशियल। लेकिन अगर पी पॉइंट को मैं ऐसे घुमाऊँ, ये पी पॉइंट है, देखिए दिखाई देगा बिल्कुल सेम। देखिए अगर मैं पी पॉइंट को ऐसे घुमाऊँ तो एंगल कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा हमेशा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये क्या बन रहा है आपका, एक सिलेंडर बन रहा है। क्या बन रहा है, तो पी पॉइंट को अगर मैं सिलेंड्रिकली रोटेट करता हूँ, जैसे सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है वैसे रोटेट करता हूँ, तो एंगल कभी चेंज नहीं होगा, तो आपका पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल जो डाइपोल के कारण होता है वो सिलेंड्रिकली कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी का मैं कल पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है।